नमस्कार दोस्तों, संसद में आज पहली बार प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में कुछ ऐसे नारे गूंज रहे थे। मोदी अडानी भाई भाई, भाई 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 भाई, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच मलाई खाए, जुमलेबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जेपीसी से जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ, अडानी की गुलामी बंद करो, बंद करो, बंद करो। वी वॉन्ट जेपीसी, जेपीसी, जेपीसी। ये नारे विपक्ष के नारे थे, मोदी की मौजूदगी में लग रहे थे, उनके भाषण के दौरान लग रहे थे। जेपीसी पर कुछ तो बोलो, मौनी बाबा कुछ तो बोलो, एलआईसी पर कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, अडानी की गुलामी बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये नारे पीएम के पद पर मोदी की ताजपोशी के बाद शायद आज पहली बार ऐसा हुआ जब राज्यसभा में लगे, उनके भाषण के दौरान लगे और लगातार तमाम नारे विपक्षी खेमे की तरफ से गूंजते रहे जब मोदी देश को संबोधित कर रहे थे और अपना भाषण दे रहे थे। एक तरफ पीएम मोदी का भाषण चल रहा था, दूसरी तरफ विपक्षी बेंच से ऐसे नारे सामूहिक स्वर में गूंज रहे थे। कैमरे की आंख ऐसे मौकों पर हमेशा पीएम पर ही होती है, इसलिए यह तो पता नहीं चल रहा था कि नारे लगाने वाले कौन थे, कौन सांसद थे, किस पार्टी के थे, कितने लोग थे, लेकिन उन नारों के गूंज पीएम को शुरुआत में ही काफी असहज कर रही थी। सबसे अधिक नारे मोदी अडानी भाई भाई के लगे। पुराना नारा है, हिंदी चीनी भाई भाई, और उसके बाद चीन ने क्या किया सबको पता है। इन्हीं नारों के बाद पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर करीब 90 मिनट का जवाब दिया। लगभग इतनी ही देर तक कल भी मोदी लोकसभा में बोले थे, आज राज्यसभा में उनके बोलने की बारी थी। लेकिन न तो कल लोकसभा में पीएम मोदी ने अडानी का नाम लिया, न आज राज्यसभा में अडानी का नाम लिया। न कल अडानी से उनके रिश्तों को लेकर लगे आरोपों पर मोदी ने जवाब दिया, न आज जवाब दिया। अंदाज वही था कि चाहे विपक्ष अडानी को लेकर कितने भी आरोप लगाते रहे, हमें जवाब नहीं देना है तो नहीं देना है, उस मुद्दे पर कुछ नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है। अपने भाषण में पीएम मोदी ने अपनी सरकार की वही सब योजनाएं गिनाई जो कल भी गिना चुके थे। 10 सालों की तमाम उपलब्धियां गिनाई। बार बार कहते रहे कि कांग्रेस सरकारों ने अगर कुछ काम किया होता तो उन्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। मोदी का आज भी वही अंदाज था कि देश में जो कुछ भी हुआ है वो 2014 के बाद ही हुआ, वरना उसके पहले तो विकास के हर क्षेत्र में सिर्फ गड्ढे थे और गड्ढे ही गड्ढे थे। यह उनका पुराना अंदाज है। उनके इसी अंदाज के उनके समर्थक कायल भी हैं, और यही नैरेटिव गढ़ने में मोदी का पूरा जोर भी होता है कि 2014 के पहले तो इस देश में कोई काम ही नहीं हुआ, सिर्फ गरीबी थी, भूखमरी थी, न सड़कें थी, न बिजली थी, न अस्पताल थे, न रेलवे लाइनें थी, कुछ भी नहीं था। देश का जितना भी भला हुआ मोदी जी के आने के बाद 2014 के बाद ही शुरू हुआ। लेकिन हकीकत यह भी है कि 10 साल में मोदी के राज में जो नहीं हुआ उस पर न तो कोई मीडिया सवाल पूछता है, न ही विपक्ष के सवाल को स्पेस देता है। जैसे पीएम मोदी ने अपनी सरकारी योजनाओं की फहरिस्त गिनाकर अपने ही सांसदों और मंत्रियों से तयशुदा तालियां तोहफे में तो ले ली, वैसे ही उनके अधूरे वादों और नाकामियों पर 100 सवाल पूछे जा सकते हैं। महंगाई दूर करने के सवाल पर, बेरोजगारी दूर करने के वादे पर, किसानों की आमदनी दोगुनी करने के वादे पर, और ये सारे वादे हवा में लटके हैं। काले धन लाने का तो मोदी जी अब नाम भी नहीं लेते। ऐसा गिनाने लगे तो उतना ही लंबा वीडियो मेरा हो जाएगा जितना लंबा भाषण कुछ देर पहले मोदी जी ने राज्यसभा में दिया था। इन सब के बीच असली सवाल अडानी से जुड़ा है। देश को असलियत जानने का हक है, लेकिन असलियत तभी पता चलेगी जब जांच होगी। जांच तभी होगी जब मोदी जी चाहेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति है और मोदी का यह तरीका है जो ये संदेश दे रहा है कि न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी, न मोदी जी अडानी का नाम लेंगे, न जांच का आदेश देंगे, न कुछ पता चलने वाला है। चीखते रहिए, लगाते रहिए नारे, देते रहिए बयान। अभी कुछ देर पहले टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट करके जापान की एक वेबसाइट के हवाले से बताया कि अडानी ग्रुप पर जितने कर्जे हैं वो कर्जे देश की अर्थव्यवस्था के 1% के बराबर हो गया। और ये जापान की वेबसाइट ने बताया,
कोई अमेरिकी नहीं है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी मोदी से हर रोज 3 सवाल पूछने का सिलसिला आज भी जारी रखा और सवालों की लिस्ट जारी कर दी है। पूछा है कि मोदी से जुड़े अडानी के महामेगा स्कैम की जांच कब होगी। एक सुब्रमण्यम स्वामी है, अभी राज्यसभा सदस्य थे बीजेपी के, जिन्होंने आज फिर ट्वीट किया कि मोदी को अडानी की सारी संपत्ति जब्त करके उसे नीलाम कर देना चाहिए। ये डिफरेंट लेवल है। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है, कोई सरकार ऐसा नहीं कर सकती। हो सकता है स्वामी जी को खुंदक हो मोदी जी से भी, अडानी जी से भी, लेकिन जांच तो हो ही सकती है। यही मांग लगातार संसद में नारों की शक्ल में उठती रही और इन सब से बेपरवाह दिखने की कोशिश करते हुए पीएम मोदी आज भी कल की तरह कांग्रेस की सरकारों पर आरोप लगाते रहे। कांग्रेस पर लगाए गए आरोपों का जवाब वैसे कांग्रेस देगी या उसको देना है, लेकिन जब मोदी अपनी पीठ थपथपाने लगते हैं तो अहंकार की उस हद को भी पार कर जाते हैं जो देश के सबसे ऊंचे ओहदे पर बैठे शख्स को शोभा नहीं देता। आज भी पीएम ने सीना ठोकते हुए कुछ ऐसा ही कहा और पहली बार किसी का जो सपना है उन सपने को प्रधानमंत्री ने पूरा संसद करने में के लिए हम संकल्पबद्ध होकर के चले। और आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी, नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है घंटे भर से आवाज की जवाब देना। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चला हूं, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी के उम्दा भाषण को, राष्ट्रपति जी के मोदी जी ने कहा, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों पर भारी पड़। देश के लिए जीता हूं, देश के लिए काम करता हूं। और सीना ठोकते हुए जो कहा, कुछ बात सुनी गई, कुछ नहीं सुनी। लेकिन अगर ये सीना 56 इंच का है तो सवाल यही कि जांच के आदेश तो देते। लेकिन उनका अंदाज वही, एक वहां द्वितीय नास्ता, जो है हम ही, बाकी कोई नहीं। ये कहकर मोदी जी ने ये साबित कर दिया कि उनके सामने न उनकी पार्टी की कोई हैसियत है, न उनकी पार्टी के किसी नेता की, न मंत्री की, न मुख्यमंत्री की। और वो जो संसद में मौजूद थे, मोदी की इस बात पर तालियां। इसमें कोई शक नहीं कि मोदी की लोकप्रियता और स्वीकार्यता ने बीजेपी को 2 बार अपार बहुमत से देश की सत्ता दिलाई, 300 का आंकड़ा पार करा दिया। लेकिन जब मोदी नहीं थे तब भी देश में बीजेपी नाम की पार्टी थी। वाजपेयी 6 साल पीएम रहे थे, बीजेपी को 182 सीटें तब भी आई थी। तब मोदी न कोई चेहरा थे, न उनका कोई योगदान था। ऐसा योगदान मतलब कई राज्यों में बीजेपी की सरकारें बिना मोदी के बनी थी, लेकिन आज जब सितारा बुलंद है तो ये गुमान ही सही। और जब मोदी ऐसे बोल रहे हैं तो तमाम मंत्री सांसद लगातार। मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेसी राज में क्षेत्रीय दलों की सरकारों को गिराने को लेकर कांग्रेस पर हमले किए। इसमें कोई शक भी नहीं कि नेहरू काल में गैर कांग्रेसी सरकारों को गिराने का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसने इंदिरा गांधी के काल में चरम देखा। दर्जनों सरकारें दिल्ली से डोर खींचकर गिरा दी गई। मोदी ने यह भी कहा कि राजभवनों को कांग्रेस का दफ्तर बना दिया गया। यह सच भी है, यह हुआ था, यह इतिहास है। लेकिन यह कहते वक्त मोदी भूल गए कि उनके राज में बीते 8 सालों में क्या क्या हुआ है। महाराष्ट्र राजभवन में भगत सिंह कोश्यारी से लेकर बंगाल राजभवन में बैठे जगदीप धनखड़ तक, जो आज उसी राज्यसभा में सभापति की कुर्सी पर बैठे थे, इन सब ने राजभवन का कैसा इस्तेमाल किया, मोदी और शाह की सत्ता के लिए क्या किया, यह बात किसी से छिपी नहीं है। मोदी और शाह की शाह पर जिस ढंग से एमपी, गोवा, कर्नाटक से लेकर उत्तराखंड में सरकारें गिराई गई और बनाई गई, उसे दुनिया ने नहीं देखा है क्या? इसकी मिसालें कम है क्या? क्या क्या हुआ है? संक्षिप्त में कुछ बता दें। कहां से शुरू करें, महाराष्ट्र से या एमपी से? एमपी में क्या हुआ था? सरकार बनी कमलनाथ की और कोविड काल था, बीजेपी की छटपटाहट थी। कांग्रेस की सरकार, कैसे देख सकते थे कांग्रेस की सरकार को?
किस तरह से कोविड काल में लॉकडाउन लगने से पहले बीजेपी ने कोशिशें शुरू की कमलनाथ की सरकार को गिराने की, उनकी पार्टी के भीतर सेंधमारी करने की, और ये सब दिल्ली के निर्देश पर हुआ। सांसद विधायकों को बेंगलुरु ले जाया गया, सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई, और आखिर में यह हुआ कि बीजेपी के पास 108 विधायक थे, 22 विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में पार्टी टूटी, समर्थन हासिल किया बीजेपी ने, और कमलनाथ को हटाकर चलता करके ताजपोशी बीजेपी की हो गई। कैसे बनी थी सरकार? छिपी है क्या किसी से? क्या डील हुई इसमें? जो सिंधिया के साथ गए वो सब चुनाव लड़े और उसके बाद मंत्री बने। ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी केंद्र सरकार में है, उन्हें बगावत के बदले इनाम दिया गया। तो क्या ये उस तरह से नहीं हुआ जैसे पहले होता था? महाराष्ट्र में पहली बार तो भगत सिंह कोश्यारी ने सूरज उगने से पहले ही अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिला दी। शरद पवार को पता भी नहीं चला कि उनका भतीजा चला गया बीजेपी की तरफ, और तड़के सूर्योदय से पहले, लेकिन तुरंत इस्तीफा देना पड़ा और फडणवीस के मंसूबे नाकाम हुए। और ये सब दिल्ली के इशारे पर हुआ, क्योंकि राजभवन में जब हो रहा था, इसका मतलब मोदी और शाह की मंजूरी के बिना कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी वो चोट खाए हुए नेता जिन्हें बेदखल होना पड़ा, सत्ता में आकर भी, तड़के शपथ लेकर भी, फिर कैसे सरकार बनी? किस तरह से एकनाथ शिंदे को शह मिली? कैसे शिंदे 3 दर्जन विधायकों के साथ चार्टर्ड प्लेन से वाया गुजरात, वाया सूरत होते हुए गुवाहाटी में गए? कई दिन तक गुवाहाटी के 5 सितारा होटल में हर कमरे बुक थे, हर रोज करोड़ों लाखों के खर्च हो रहे थे। और उसके बाद शिंदे जब वापस आए, कैसे उनकी ताजपोशी हुई भी सब कुछ सामने है, देखा हुआ है। और शिंदे का वो बयान जो उसी होटल में, वो उस लॉबी में अपने विधायकों को जब कह रहे थे कि हमारे साथ सुपर पावर है, बड़ी शक्ति है बीजेपी, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो सब कुछ डंके की चोट पर बेशर्मी से खुलेआम हुआ महाराष्ट्र में। पहली बार नाकाम हुए, दूसरी बार कामयाब हुए। उत्तराखंड की कहानी तो दिलचस्प है, हाईकोर्ट तक में शिकस्त खानी पड़ी थी ऐसे मंसूबों की वजह से। कर्नाटक में भी बीजेपी ने सरकार कैसे गिराई, कैसे सेंध लगाई, वो कर्नाटक का इतिहास है। तो गोवा में कितनी चालाकी से बीजेपी ने 2017 में, जब बीजेपी को दूसरे नंबर की पार्टी की हैसियत मिली, बीजेपी को 13 सीटें मिली, कांग्रेस को 17 मिली, और किस तरह से जल्दबाजी में बीजेपी ने सेट किया, और उसके बाद सत्ता बीजेपी ने निर्दलीय और एमजीपी के विधायकों के सहारे बना ली, और तब भी सब कुछ दिल्ली से हो रहा था। तो ऐसी कहानियां तो इस राज में, शाह और मोदी के राज में भी कई हैं। और बंगाल में वो धनखड़ साहब क्या क्या करते थे, अभी केरला से बहुत सारी कहानियां आ रही हैं। तो राज्यपाल आज भी तो वैसे ही कर रहे हैं। ये कलंकित इतिहास है, जो कांग्रेस की सरकारों के समय भी वैसे ही होता था, इंदिरा गांधी के समय में भी हुआ, राजीव गांधी के समय में भी हुआ, जनता पार्टी के समय में भी हुआ। जैसे ही जनता पार्टी की सरकार बनी, एक साथ मुझे याद नहीं आ रहा, 6, 7, 8 सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया था। उसके बाद 80 में इंदिरा गांधी आई, तो वही काम इंदिरा गांधी ने किया। तो ये सब तो होता रहा है, मोदी राज में भी हुआ है। हाँ, आर्टिकल 356 का वो इस्तेमाल जिस बेशर्मी से पहले होता था, उसकी तादाद ज्यादा थी, इस्तेमाल की तादाद वो थोड़ा कम हो गया। लोग सजग हो गए, मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया है, बहुत कुछ दिखता है। लेकिन फिर भी जो बेशर्मी हमने गोवा से लेकर, कर्नाटक से लेकर, महाराष्ट्र से लेकर एमपी तक में देखी, वो तो मिसाल सामने है। तो इसलिए मोदी जी जब कहते हैं तो अपने चेहरे को उस आईने में नहीं देखते जिस आईने में इतनी सारी कहानियां उन्हें दिख सकती है। मोदी जी बोलते हुए नेहरू के प्रति हमेशा तंज कसते हैं। आज भी उन्होंने अपने ढंग से नेहरू का जिक्र किया और कहा नेहरू का सरनेम उनके परिवार वाले लोग नहीं लगाते। ये बहुत अपमानजनक तरीका है मोदी का कहने का। और नेहरू के बारे में बोलते हुए मोदी भूल जाते हैं कि उस नेहरू ने, जो इस देश के प्रधानमंत्री लगभग 17 सालों तक रहे, उस नेहरू को देश उस अवस्था में मिला था, उस अवस्था में उन्हें सत्ता और सरकार मिली थी जब देश आज़ाद हुआ था, खजाना खाली था, देश हर मोर्चे पर बहुत कमज़ोर था। और उस स्थिति में नेहरू ने जिस ढंग से संस्थाएं खड़ी की, जिस ढंग से विकास की पटरी बिछाई, आज भी इतिहास में मोदी जैसे प्रधानमंत्री 15 साल रह जाएं, 20 साल रह जाएं, मिटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन दशकों बाद, सदियों बाद भी जब इतिहास लिखा और पढ़ा जाएगा
तो नेहरू के योगदान को आप मिटा नहीं सकते, क्योंकि तब का देश और 2014 में जो देश मिला उसमें फर्क है। यह अलग बात है कि मोदी जी कहते हुए 2014 की हर चीज को खारिज करते हैं। कल भी इसके बारे में आज सुबह के वीडियो में भी मैंने विस्तार से बताया था, इसलिए उस पर जा नहीं रहा। यह उनकी फितरत है। अब कामयाबियां गिनाते गिनाते उन नाकामियों को ढकने की कोशिश करते हैं, जिन नाकामियों पर भी घंटों से सवाल पूछे जा सकते हैं। लेकिन चूंकि आज के दौर में मीडिया मोदी से कोई सवाल नहीं पूछता है, इसलिए वो बचते हैं या बचने में कामयाब होते हैं। और इसलिए मोदी जब भाषण देते हैं, उनके भाषण से उनके डायलॉग निकालकर चैनलों पर जब चलते हैं, तो वही नैरेटिव सेट होता है जो नैरेटिव वो सेट करना चाहते हैं। लेकिन आज के भाषण में उनका ये कहना, अपने सीने को दिखाकर, सीने को ठोककर और बीजेपी सांसदों मंत्रियों का ताली बजाना, इस बात का सबूत है कि मोदी के सामने किसी की कोई हैसियत नहीं है। ये तो आज खुद उन्होंने कहा दी और लोग मानते हैं कि सच है। तो आखिरी में वीडियो खत्म करने से पहले एक शेर है वशीर बद्र साहब का, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। शेर इसलिए क्योंकि मोदी जी, कल भी उन्होंने एक शेर पढ़ा दुष्यंत का, काका हथरसी की 2 लाइन, आज भी उन्होंने कुछ सुनाया। तो शोहरत शिखर, उस पर बैठा आदमी हमेशा वहीं रहे जरूरी नहीं है। इसलिए मोदी जी, अहंकार थोड़ा कम कीजिए और आलोचना को गाली कहकर खारिज मत कीजिए, और सवालों का जवाब देने के लिए मानसिक तौर पर तैयार रहिए। ठीक है, आज आपका दौर है, क्योंकि मीडिया का बड़ा तबका या ज़्यादातर मीडिया घराना आपके सामने नतमस्तक है, इसलिए आपके पास गुंजाइश है कि आप ऐसे सवालों से बच सकें। लेकिन 10 साल 5 साल कब तक? फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।